हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि दिशा क्लासेस पर आपको नेट कॉमर्स और पीजीटी एचटेट कॉमर्स के लिए सभी सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज मिलेंगी। तो हमने स्टार्ट कर रखा है 11th क्लास का अकाउंट्स। 11th क्लास के अकाउंट्स में हमने स्टार्ट कर रखा है 3rd चैप्टर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का जो बेसिक है स्टार्टिंग हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। आज पार्ट 2 में हम जो हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की हम बात कर रहे थे। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अगर हम अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की बात करते हैं तो हमारे जो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं, ये देखिए, जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस में 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अगर अकाउंटिंग कंसेप्ट्स की बात करें तो अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हमारे पास 9 हैं, जिनमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 उसमें 3 जो मेन अकाउंटिंग कंसेप्ट्स को बताया है, जो है हमारे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट और एक्रूअल कंसेप्ट, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज हम जो रिमेनिंग हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स हैं उनको कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम अकाउंटिंग के कन्वेंशंस को कवर करेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के 4th अकाउंटिंग कंसेप्ट से, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट का क्या मतलब है कि जो हमारा बिजनेस है वो अपने ऑनर से क्या है, अलग। बिजनेस एंटिटी, जो बिजनेस है वो खुद में एक एंटिटी है, वो अपने ऑनर से अलग है। बिजनेस और ऑनर दोनों सेम नहीं है। बिजनेस की जो भी ट्रांजैक्शंस होगी, जब हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे तो हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे, ना कि ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करेंगे। ऑनर अलग है, बिजनेस एंटिटी अलग है। यहाँ हम ये मान के चलेंगे कि भी ऑनर है, उसने सिर्फ अपना फंड प्रोवाइड करवाया है और वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी हमें फंड प्रोवाइड करता है तो वो क्या बन जाता है, हमारा क्रेडिटर। तो जो हमारा ऑनर है, प्रोप्राइटर है, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्रेडिटर है, और जो कैपिटल उसने लगाई है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लायबिलिटी, जो हमें पे करनी है। और इसी वजह से हम जो हमने कैपिटल ऑनर से ले रखी है उस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लें, जैसे कि अगर बिजनेस से कोई भी चीज़ अगर ऑनर निकालता है, जैसे मान लो कुछ गुड्स उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लिए, तो उसे हम ड्राइंग्स बोलेंगे, क्योंकि बिजनेस ने वो अपने यहाँ यूज़ नहीं करे और बिजनेस और ऑनर क्या है, अलग, तो उसे बोला जाएगा ड्राइंग्स। लेकिन अगर बिजनेस के गुड्स में से कुछ गुड्स को बिजनेस ही अपने अंदर कंज्यूम कर रहा है या यूज़ कर रहा है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड। तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि बिजनेस और बिजनेस का जो ऑनर है वो दोनों अलग अलग हैं, और जो बिजनेस एंटिटी है वो अपने अकॉर्डिंग सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी, और जितने भी हम ट्रांजैक्शंस करेंगे वो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में बिजनेस एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे कि वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है या एसेट है। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सोचना है एंट्री करते हुए, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? नेक्स्ट हमारा है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है, जब हमने फर्स्ट चैप्टर किया था अकाउंटिंग की, हमने बेसिक सी कहते हैं डेफिनेशन करी थी, तो हमने कहा था अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की टर्म्स में क्या कर सकें, मेजर। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट वही है, ये कहता है कि भी हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन या इवेंट्स को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जो मनी की टर्म्स में मेजर करी जा सकें। जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, उन ट्रांजैक्शंस को हम बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके प्रोडक्ट मैनेजर, जो प्रोडक्शन का मैनेजर है और जो सेल्स मैनेजर है, उसके बीच में कुछ ये हम कह सकते हैं कि भी क्वेरल हो जाता है, कुछ झगड़ा टाइप हो जाता है, तो उसको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो उसको हम रिकॉर्ड भी नहीं करेंगे। या फिर आपका एक एफिशिएंट मैनेजर आपकी कंपनी को छोड़ के चला जाता है, तो अब इससे बिजनेस को लॉस तो है, क्योंकि एक एफिशिएंट मैनेजर कंपनी को छोड़ के गया है, लॉस तो होगा उससे, लेकिन इसको हम मनी की टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, तो इसे भी हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारा है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट क्या कहता है, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट ये कहता है कि भी वैसे तो हम गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग तो ये मान के चलते हैं कि बिजनेस क्या है, ऑनगोइंग है, वो चलता रहेगा, एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर, वो फ्यूचर में एक लंबे टाइम तक एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अब अगर हम वैसे ट्रू प्रॉफिट जानना चाहें किसी भी बिजनेस के, तो अगर हम उस बिजनेस को जब हम क्लोज डाउन करेंगे, वाइंड अप करेंगे, तभी उसके ट्रू प्रॉफिट्स एंड लॉस का हमें पता चलेगा। तो लेकिन जब तक
मान लो वो 20 साल बाद या 30 साल बाद वाइंड अप होगा, तब तक अगर हम उसके ट्रू रिजल्ट्स को निकालेंगे तो वो हमारे लिए इतने यूज़फुल नहीं होंगे, क्योंकि मैनेजर्स या ऑनर कोई भी अगर उन्हें स्टेप लेना होगा, मतलब कोई भी ऐसा कोई स्टेप लेना होगा जिससे हमारी इंप्रूवमेंट हो सकती है, वो स्टेप नहीं ले सकता। इसलिए हमने क्या कर रखा है, जो हमारा पूरा लाइफ है एक बिजनेस का, उसको अकाउंटिंग पीरियड्स में, मतलब एक 12 मंथ पीरियड में हमने डिवाइड कर रखा है कि भी हम 12 मंथ्स के पीरियड के बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे एक नॉर्मल बेसिस पे, ताकि कोई भी करेक्टिव एक्शन, मतलब अपने बिजनेस को सुधारने के लिए कोई भी स्टेप, कोई भी ऐसा अच्छा स्टेप मैनेजमेंट को या ऑनर को लेना है तो वो ले सके। इसलिए हमने बात करी है अकाउंटिंग पीरियड। तो हमने एक अकाउंटिंग पीरियड मान रखा है 12 मंथ्स का, कि भी हम 12 मंथ्स के बाद अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। हालांकि ये ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, क्योंकि ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस एक बिजनेस का कब निकल सकता है, जब हम उसे वाइंड अप करेंगे। तो जो 12 मंथ पीरियड का हमने कंसेप्ट मान रखा है, वो हमने 1 अप्रैल से ये हमने स्टार्ट कर रखा है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ये हमने एक फाइनेंशियल ईयर मान रखा है, जो 12 मंथ का फाइनेंशियल ईयर हमने डिटरमाइन कर रखा है। इसे हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, कि हम जो अकाउंटिंग करेंगे, जितनी भी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शंस को, वो 1 साल के लिए, और वो 1 साल कब से माना जाएगा, 1 अप्रैल से लेके अगले साल के 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर माना जाएगा। उसमें हम उससे रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे और हम प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे, जो एक्चुअल नहीं होगा लेकिन उस पीरियड के लिए होगा, ताकि कोई भी करेक्टिव एक्शंस हम ले सकें। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कोस्ट कंसेप्ट। कोस्ट कंसेप्ट को हम हिस्टोरिकल कोस्ट कंसेप्ट भी कहते हैं। कोस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि भी कोई भी एसेट अगर आप बिजनेस में एक्वायर करते हो, तो आप उसे जिस कोस्ट पे आपने उसको एक्वायर किया है, उसी कोस्ट पे आपको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 2 लाख की मशीनरी ली है, तो आप उसे 2 लाख पे ही बुक्स में क्या करोगे, रिकॉर्ड। मार्केट वैल्यू पे हम रिकॉर्ड नहीं करते, या फ्यूचर में जब भी वैल्यू, क्योंकि मार्केट वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज। आज आपने 2 लाख की ली है, कल फ्यूचर में उसकी वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी। तो जो इंक्रीज और डिक्रीज उसकी मार्केट वैल्यू में होगा, उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज हमने रिकॉर्ड कर दी उस एसेट्स को, उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट भी क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो पास्ट की कॉस्ट है जिस पे वो आई थी। कॉस्ट कंसेप्ट बोल लो या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, तो जिस कॉस्ट पे हम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक बिजनेस चलता रहेगा और जब तक वो बिजनेस के पास रहेगी, तो हम उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाएंगे। उसकी जो रिडक्शन है वो हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, जिसे हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन की फॉर्म में हम उसे क्या करते रहेंगे, रिड्यूस करते रहेंगे। लेकिन जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे हम कोई भी ट्रांजेक्शन या कोई भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम किस पे करेंगे, जो एक्चुअल में जिस कोस्ट पे हमने उसके क्या किया है, एक्वायर किया है। क्लियर। अब कहते हैं कि भी हम ऐसा क्यों करते हैं, इसके रीजंस क्या क्या हैं। तो पहला रीजन तो यही है, जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है या जो एक्वायर्ड कॉस्ट है, उसे वेरीफाई करना क्या है, इजी। क्योंकि आपने जिस कॉस्ट पे लिया है, मतलब किसी भी एसेट की अगर आपको रिकॉर्ड करना है बुक्स में, तो आप मनी की टर्म्स में ही रिकॉर्ड करोगे, मतलब किसी अमाउंट पे तो करोगे। अब वो अमाउंट क्या होना चाहिए, अगर आप मार्केट बेसिस पे जाओगे तो कोई बंदा उसकी वैल्यू कुछ लगाएगा, कोई बंदा उसकी वैल्यू कुछ लगाएगा, ये आपके पास एक प्रूफ नहीं होगा कि वैल्यू पे मैं इसको रिकॉर्ड करूं। लेकिन कॉस्ट पे, जिस कॉस्ट पे आपने उसको लिया है वो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है, उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट होगा जिसे हम बोलते हैं वाउचर, उसके बेसिस पे आप इजीली एंट्री कर सकते हो, जो उसका वेरीएबल हमारे पास एक डॉक्यूमेंट भी है प्रूफ का। क्लियर। दूसरा, जब हम बिजनेस को ये मान के चलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि वो चलता रहेगा, तो हमें क्या जरूरत है उसकी मार्केट वैल्यू लगवाने की, या मार्केट में क्या उसकी वैल्यू है, क्योंकि बिजनेस उसे फ्यूचर में यूज करेगा। थर्ड, मार्केट वैल्यू निकालना इजी नहीं है। मार्केट वैल्यू किसी बंदे के लिए कुछ है, किसी बंदे के लिए कुछ है, किसी बंदे के लिए कोई पॉइंट ऑफ व्यू है, तो मार्केट वैल्यू को डिटरमाइन करना इजी नहीं है। फोर्थ वन, मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। मतलब आज किसी चीज की वैल्यू कुछ है, तो 10 ही दिन बाद उसकी मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज। तो मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट करती रहती है, और एक डे टू डे उसका ट्रैक रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। हम ऐसे नहीं कर सकते हर एक एसेट्स का डे टू डे रिकॉर्ड रखें कि भी आज उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज। इसलिए हम कौन सा कंसेप्ट फॉलो करते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट, या हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। फिर हमारा आता है मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट हमें क्या कहता है कि भी जो इस साल के रिवेन्यू हैं, उनको किसके कंपैरिजन में रखना है, इस साल की कॉस्ट के कंपैरिजन में रखना है। मतलब आपको सिर्फ अकाउंटिंग पीरियड, जो 1 साल का आपने अकाउंटिंग पीरियड लिया है, 12 मंथ्स का हमने फाइनेंशियल ईयर लिया है, इसमें सिर्फ हम इसी साल की रिवेन्यूज को लेंगे
और इसी साल की कॉस्ट या हम कह सकते हैं एक्सपेंसेस को लेंगे। इसमें हम ना तो फ्यूचर के किसी एक्सपेंस या रिवेन्यू को लेंगे, ना कोई पास्ट का रिवेन्यू या कॉस्ट को हम इंक्लूड करेंगे। इसमें हम सिर्फ मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है इसी साल के रिवेन्यूज और इसी साल की कॉस्ट या एक्सपेंसेस को क्या करेंगे, मैच करके हम अपना रिजल्ट निकालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंश्योरेंस पे किया, मान लो आपने 50,000 इंश्योरेंस के पे किए, लेकिन ये इंश्योरेंस आपका आपने कब पे किया है, मान लो 1 जैन को पे किया है, किसी भी तारीख किसी भी ईयर के 1 जैन 2021 को आपने ये पे किया है, लेकिन ये आपका किसके लिए है, 6 मंथ्स के लिए है। 6 मंथ्स के लिए आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है। तो एक बात बताओ, आपका जो ईयर है वो कब खत्म हो जाएगा? अभी हमने बात करी 31 मार्च 2021 को हमारा ईयर क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसमें जो है 50,000 में जो 3 महीने का तो क्या है, इसी साल से रिलेटेड है, और जो 3 महीने का इंश्योरेंस है वो मतलब ये जून में खत्म होगा, वो नेक्स्ट ईयर का है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का। तो अभी हमने बात करी थी मैचिंग कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम सिर्फ इसी साल के रिवेन्यूज और कॉस्ट को क्या करेंगे, मैच करेंगे। तो अब हम इस 50,000 को रिकॉर्ड नहीं करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस, हम इसमें से आधा, क्योंकि 3 महीने का लेना है तो इसका आधा हो जाएगा 25,000। तो हम सिर्फ 25,000 को इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करेंगे, मैच करेंगे इस साल के रिवेन्यू को इसी साल के एक्सपेंसेस में। ये नहीं इस साल के प्रॉफिट में से आप अगली साल के एक्सपेंसेस भी अभी काट रहे हो या जो पास्ट के हैं उनको अब काट रहे हो, नहीं, इस साल का है तो आप मैचिंग कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, इस साल के एक्सपेंसेस इस साल के ही रिवेन्यू से कटेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। ये क्या कहता है कि भी कोई भी ट्रांजैक्शन है वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 2 अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी, मतलब एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, और इसी की वजह से जो हमारा बैलेंस शीट का दोनों साइड्स होती हैं, डेबिट एंड क्रेडिट, एसेट या हम कह सकते हैं लायबिलिटी साइड, वो हमेशा क्या करती हैं, मैच। तो हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। ड्यूअल का ही मतलब है डबल। जब एक ट्रांजैक्शन आपके किसी 2 अकाउंट्स को इफेक्ट कर रही है, एक को डेबिट कर रही है उसी अमाउंट से, तो दूसरे को उसी अमाउंट से क्या कर रही है, क्रेडिट, तो उसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम या ड्यूअल एस्पेक्ट। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन के कितने एस्पेक्ट्स को आप देख रहे हैं, 2 एस्पेक्ट्स को, एक उसके डेबिट साइड एक उसकी क्रेडिट साइड। इसी की वजह से हमारा जो टोटल है बैलेंस शीट का दोनों साइड्स का वो क्या आता है, इक्वल। इसी की वजह से जो हमारी ये इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये इसी कंसेप्ट की वजह से हमारे क्या आते हैं, इक्वल। क्लियर? ये तो थे हमारे, इनके अलावा भी हमारे पास 2-3 कंसेप्ट्स और हैं जो मैं अभी आपको शो करती हूं। एक हमारा अगर हम 10th की बात करें तो वो है रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है? रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट ये कहता है कि भी जिस भी डेट को आपके पास रिवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया, रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रियलाइज हो गया, उसी दिन आप उसकी क्या कर दोगे, एंट्री। आप क्या कर दोगे, एंट्री। रिकॉग्निशन का मतलब क्या है, जिस दिन आपको वो रियलाइज हो गया, मींस आपके पास 1 जनवरी को क्या आता है, एक ऑर्डर आता है। क्लियर? 20 जनवरी को आपने क्या कर दिया, उसका डिस्पैच, आपने गुड्स को भेज दिया, और 1 अप्रैल को आपके, या फिर हम कह देते हैं 15 फरवरी को आपके पास क्या आई है, पेमेंट। तो इस रिवेन्यू को, क्योंकि इनकम है आपकी, रिवेन्यू मतलब इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज या किसी भी सोर्स से आपको इनकम आ रही है, तो उसको हम रिकॉग्नाइज या रियलाइज कब करेंगे, कब एंट्री करेंगे। अब 3 डेट है, इस दिन 1 जनवरी को आपके पास क्या आया, ऑर्डर। 20 जनवरी को आपने गुड्स को क्या किया, डिस्पैच किया, सेल कर दिया। 15 फरवरी को आपके पास क्या आया, कैश उधार पे दिया था। तो किस दिन आप रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे, तो आप रिवेन्यू को रिकॉग्नाइज करोगे 20 जनवरी को। 1 जनवरी को सिर्फ आपके पास ऑर्डर आया है, आपने अभी जो टाइटल, ऑनरशिप का जो टाइटल है वो अगले बंदे को नहीं दिया। 20 जनवरी को जब आपने गुड्स को डिस्पैच कर दिया और जो ऑनरशिप का टाइटल है वो ट्रांसफर कर दिया उस बंदे को, तब आप रिवेन्यू को क्या कर लोगे, रिकॉग्नाइज, ना कि उस दिन जब आपके पास कैश आया। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन एक्रूअल बेसिस पे काम करता है, ना कि कैश बेसिस पे। इसमें कैश से कोई लेना देना नहीं है कि भी हमें कैश कब रियलाइज हो रहा है, कब हमें कैश मिल रहा है। हमें रिवेन्यू रिकॉग्नाइज
रिकॉग्नाइज का मतलब है हमें उसी दिन रिवेन्यू को मानना है जिस दिन हमारी तरफ से रिवेन्यू रियलाइज हो गया, ना कि हमें कैश से कोई मतलब है। हमें जिस दिन टाइटल ऑफ ऑनरशिप हमने ट्रांसफर कर दिया उसी दिन हमारी तरफ से क्या हो गया, रिवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर? ये थे हमारे अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स। इसके बाद हमारे बचते हैं अकाउंटिंग के कुछ कन्वेंशंस, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और उसके बाद हमारा थर्ड चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। अगर आपको दिशा क्लासेस की ऑनलाइन जो भी हमने स्टार्ट कर रखा है क्लासेस अकाउंट से रिलेटेड अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि जिन बच्चों को नीड है, अगर उन्हें अच्छा कहीं से कंटेंट नहीं मिल रहा तो उन बच्चों को शेयर करें ताकि उन्हें भी एक अच्छा कंटेंट मिले और उनकी हेल्प हो। थैंक यू।